ये वीडियो उन लोगों के लिए काम का है जिन लोगों को या तो किडनी की शिकायत है, मतलब किडनी का फंक्शन कम है, या जिनका धीरे धीरे क्रिएटिनिन करके एक वैल्यू होती है वो बढ़ रही है, या जो ऑलरेडी जिनको डायलिसिस शुरू हो चुकी है, या आपके किडनी के डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको आगे आने वाले भविष्य में डायलिसिस की आवश्यकता पड़ने वाली है, या जिन लोगों का ऑलरेडी डायलिसिस चल रहा है या एवी फिस्टुला बना हुआ है, उन सब के लिए आज का वीडियो काम का है। सुप्रभात मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। एवी फिस्टुला के बारे में आज का वीडियो है। एवी फिस्टुला क्या होता है? एवी फिस्टुला का पूरा नाम होता है आर्टेरियोवीनस फिस्टुला। हमारे शरीर में दो तरह की नसें होती हैं। एक नस जिनको हम आर्टरीज़ कहते हैं, ये आर्टरीज़ वो नसें होती हैं जो हमारे हृदय से शुद्ध खून को पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। ये आर्टरीज़ हमें ऊपर से दिखाई नहीं देती, लेकिन इनका पल्स हम फील कर सकते हैं। आपने डॉक्टरों को देखा होगा यहाँ पे पल्स फील करते हुए। दूसरी जो नसें होती हैं इनको हम वेन्स कहते हैं। ये वेन्स वो नसें होती हैं जो अशुद्ध खून को पूरे शरीर से हमारे हृदय तक लेके आती हैं। जो हमारे हाथ में जो नसें दिखती हैं, जिनमें कई बार हम इंजेक्शन लगवाते हैं, ये सारी वेन्स होती हैं। जब हम आर्टरी और वेन को आपस में कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जोड़ देते हैं, उस फॉर्मेशन को हम एवी फिस्टुला, आर्टेरियोवीनस फिस्टुला कहते हैं। आर्टेरियोवीनस फिस्टुला की ज़रूरत कब पड़ती है? जब किसी भी मरीज को हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा जो किडनी के फिजिशियन हैं या आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, वो जब ये समझ में आता है उनको कि आपकी किडनी का जो डैमेज है वो एक सीमा से ज़्यादा बढ़ गया है और अब आपके यूरिन की मात्रा भी कम हो रही है, या आपका किडनी फंक्शन लगातार बिगड़ रहा है, ऐसी स्थिति में आपको निकट भविष्य में डायलिसिस की ज़रूरत है, या ऑलरेडी आपकी डायलिसिस शुरू हो चुकी है। जब इस तरह की स्थिति बनती है तब हम आर्टेरियोवीनस फिस्टुला या एवी फिस्टुला की सलाह देते हैं। जब मरीज को डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, उस समय काफ़ी मात्रा में हम एक नली के द्वारा खून को हम बाहर निकालते हैं। डायलिसिस मशीन में उसकी सफाई होती है, जितनी भी अशुद्धियाँ हैं उनको दूर किया जाता है, और फिर जो शुद्ध खून है, साफ़ खून है, वापस शरीर में पहुंचाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए हमें एक ऐसे सोर्स की ज़रूरत होती है, एक ऐसे जगह की ज़रूरत होती है जहाँ से कि खून तेज़ी से मशीन में आ सके और तेज़ी से वापस हम उसमें डाल सकें, और इस प्रक्रिया में ज़्यादा समय ना लगे। क्योंकि अगर खून का प्रवाह धीरे होगा, कम होगा, तो छानने की प्रक्रिया बहुत लंबी होगी और अच्छी तरह से छानने की सफाई का काम अच्छी तरह से हो नहीं पाएगा। दो तरीके यूज़ किए जाते हैं इसके लिए। जो टेम्पररी तरीका होता है वो तरीका ये होता है कि जैसे हमें किसी मरीज़ की तुरंत डायलिसिस शुरू करनी है, तो हम एक प्लास्टिक की नली होती है जिसको हम गले में या जांघों के पास वेन्स में लगा देते हैं, और उन्हीं से ब्लड हम लेते हैं और फिर शुद्ध करके उन्हीं के थ्रू हम वापस डाल देते हैं। ये हुआ एक टेम्पररी और इमरजेंसी तरीका, जबकि हमें तुरंत डायलिसिस करनी है। लेकिन इस तरीके के जो सबसे असुविधाएं हैं वो पहली ये है कि चूँकि ये प्लास्टिक का एक सिस्टम होता है, ये बाहरी चीज़ होती है जो हमारे शरीर में डाली जाती है, जो चाहे गले में डाली गई हो, चाहे जांघों के थ्रू डाली हुई हो, ये इन्फेक्शन का एक सोर्स हो जाता है। और हमने देखा है कि जैसे ही हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बीतते हैं ये नली डाले हुए, मरीज को फीवर आना शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। इस कारण से इसको बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जाता। दूसरी बात यह है कि ये नली मरीज़ को बहुत ज़्यादा असुविधा करती है। आप चलते फिरते हैं, इधर दाएं बाएं देखते हैं तो ये नली खिंचती है, बहुत पेनफुल होता है। वैसे ही जो जांघों में नली डली रहती है, आपका मूवमेंट बड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। जो तीसरा नुकसान है वो कैथेटर लंबी समय तक नस में पड़ा रहता है, तो वो नसें धीमे धीमे उसके चारों तरफ क्लॉट जम जाता है, थक्का जम जाता है, और वो नस हमेशा के लिए बंद हो जाती है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम बहुत कॉमनली फेस करते हैं। आपके अगर पाँव की नसों में डली हुई है तो एक फीमोरल वेन होती है, वो बंद हो जाती है। अगर आपके यहाँ गले में डली हुई है तो जुगुलर वेन करके कहते हैं हम, या सुपीरियर वेना कैवा होता है, वो बंद हो जाती है। तो इसको अपन ध्यान रखें कि ये एक परमानेंट साधन नहीं है, ये एक टेम्पररी व्यवस्था है आपके डायलिसिस की। जितनी जल्दी हो सके
आप एवी फिस्टुला बनवा लीजिए। उससे आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी और बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे। एवी फिस्टुला एक ऐसा सिस्टम है जो आपको पूरी तरह इंडिपेंडेंट कर देता है। आपको कहीं कोई आपके शरीर से अटैच नहीं होती, आपके शरीर में कहीं कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं लगी होती और आप पूरी तरह से स्वतंत्र होकर इधर उधर घूम सकते हैं जब तक कि आपकी किडनी ठीक ना हो जाए या जब तक आपका डायलिसिस चल रहा है। आप जब एवी फिस्टुला बनाने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला, एवी फिस्टुला बनाने और डायलिसिस के लिए उस एवी फिस्टुला को तैयार होने में कम से कम 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है और कई बार 2 महीने तक का भी समय लग जाता है। इसको हम लोग मैच्योरिंग बोलते हैं कि आपका एवी फिस्टुला मैच्योर हो गया। दूसरा, आपको एवी फिस्टुला बनवाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिससे आप एवी फिस्टुला बनवा रहे हैं वो व्यक्ति पूर्णतया अनुभवी होना चाहिए। एवी फिस्टुला कहने को छोटी सी सर्जरी है, लेकिन ये एक बहुत महीन सर्जरी है। एक वैस्कुलर सर्जन होने के नाते मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि कई नसों की सर्जरियों में से एवी फिस्टुला एक ऐसी सर्जरी है जिसमें बहुत बारीक नसों को जोड़ना पड़ता है। इसलिए कोई अनुभवी व्यक्ति ही अगर फिस्टुला बनाए तो उसके लंबे समय तक कारगर रहने के बहुत चांस होते हैं। तीसरी बात, एवी फिस्टुला जब आपका एक बार बन के तैयार हो जाता है, आपका जो घाव है वो हील हो जाता है, भर जाता है, तो कुछ सावधानियां जो कि मैं आपको बताऊंगा वो सावधानियां आप रख सकते हैं। लेकिन उनके अलावा आप पूर्णतया एक स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती, केवल कुछ सावधानियां आपको बरतनी होती हैं। एवी फिस्टुला बनवाने से पहले आपको अपने सर्जन से ज़रूर मिलना चाहिए। वो आपका एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, वो आपकी नसों का एक इवैल्यूएशन करेंगे फिज़िकली कि आपकी नसें कैसी हैं। इसके अलावा वो कुछ टेस्ट लिखेंगे, इसको हम लोग वैस्कुलर मैपिंग कहते हैं, या एक डॉपलर की जांच होती है। वो जांच ये बताती है कि आपके नसों का कैलिबर कैसा है, नसों में कहीं कोई थक्का तो नहीं जमा हुआ है, नसों में किसी तरह की रुकावट तो नहीं है, और अगर जो आपकी सेंट्रल नसें हैं, जो नसें कंधों के पास होती हैं, जो हार्ट के पास नसें होती हैं, उनको भी एक बार देख लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उन नसों में भी रुकावट हुई तो आपके एवी फिस्टुला से आपके हाथों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ सकती है। तो आपको अटेंडिंग सर्जन से मिलना बहुत ज़रूरी है, उनको एक बार दिखाना ज़रूरी है। एवी फिस्टुला बनवाने से पहले एक बात और आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि यह सर्जरी चूँकि 1-1.5 घंटे की 2 घंटे की सर्जरी होती है, इस सर्जरी में आपको 1-1.5 घंटा सीधा लेटना पड़ेगा। जो भी किडनी के मरीज होते हैं उनमें से कई मरीजों को सीधे लेटने में थोड़ी सी सांस की दिक्कत होती है। अगर आपको सांस की दिक्कत ज़्यादा है तो बेहतर होगा कि आप पहले अपनी सांस की दिक्कत को ठीक कर लें, 1-2 डायलिसिस करवा लें। जब आपको सीधा लेटने में परेशानी नहीं होती है, आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा मेंटेन रहता है, तब ज़्यादा सुरक्षित है कि आप एवी फिस्टुला के लिए आगे बढ़ें। और एवी फिस्टुला करवाते समय बीच में आपको घबराहट ना हो जाए, बीच में ऑक्सीजन लेवल कम ना हो जाए, इसलिए एक बार घर पे भी आप ये बात देख लें कि आप फ्लैट सरफेस पे आप आराम से लेट पा रहे हैं कि नहीं लेट पा रहे हैं। एवी फिस्टुला बनवाने का जो सबसे उपयुक्त समय है वह है कि जैसे अगर आपकी डायलिसिस हफ्ते में 3 दिन होती है या हफ्ते में 2 दिन होती है, तो डायलिसिस के अगले दिन या डायलिसिस करवाने के बाद, जैसे सुबह डायलिसिस हो गई तो शाम को, क्योंकि उस समय आपके शरीर में पानी की मात्रा सबसे कम होती है, तो किसी भी तरह की सांस की दिक्कत या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, शरीर में किसी भी तरह की जो अनियमितताएं हैं, वो सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं और वो सर्जरी करवाने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कौन करता है ये आर्टेरियोवेनस फिस्टुला की सर्जरी? सामान्यतया कई किडनी के फिजिशियंस, जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो, वैस्कुलर सर्जन्स और जनरल सर्जन्स, सब तरह के सर्जन्स एवी फिस्टुला बनाते हैं। पर जैसा कि मैंने बताया, इसमें अनुभव का बहुत बड़ा रोल है। चूँकि ये बारीक सर्जरी है, आपको पहले कम से कम 2-4-6 लोगों से पता कर लेना चाहिए कि इन सर्जन के कैसे रिज़ल्ट हैं, लोगों से राय लेनी चाहिए। जिनके लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट्स अच्छे हैं उन्हीं सर्जन से प्रेफर करें आप एवी फिस्टुला बनवाना। अगर आप किसी भी सर्जन से अगर आप एवी फिस्टुला बनवा लेते हैं तो, और वो अगर नहीं चल पाता, तो नाहक ही आपका एक स्लॉट, एक जो जगह है जो एवी फिस्टुला की, वो ख़राब हो जाती है और उसको दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। एवी फिस्टुला कहाँ कहाँ बनवा सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि हम वेन्स और आर्टरीज़ को जोड़ते हैं। जो सबसे कॉमन जगह होती है एवी फिस्टुला बनाने की, वो होती है हमारी कलाइयों के पास
और हमारी कोहनी के पास। हम दोनों हाथों में बना सकते हैं। सामान्यतः हम प्रेफर करते हैं कि जो लोग दाएं हाथ से काम करते हैं उनके बाएं हाथ में बनाया जाए, और जो लोग बाएं हाथ से काम करते हैं उनके दाएं हाथ में बनाया जाए। लेकिन चूँकि काम करने में ऐसा कोई बहुत असुविधा नहीं होती, इसीलिए इस तरह का बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई नियम नहीं है। आप अगर आपका प्रेफरेंस दाएं या बाएं हाथ में है तो उस हिसाब से हम बना सकते हैं। और एक बार आपका फिस्टुला एक जगह बन जाता है तो उस जगह दोबारा फिस्टुला बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए फिस्टुला अगर बंद हो गया आपका तो या तो उससे ऊपर ही फिस्टुला बनाया जा सकता है। इसलिए अगर आपकी कलाई में फिस्टुला बना हुआ है तो अब अगला फिस्टुला आपके कोहनी के पास ही बन सकता है, और अगर आपकी कोहनी में फिस्टुला बना हुआ है तो कलाई के पास बनने की संभावना बहुत कम, ना के बराबर है। तो जो चॉइस ऑफ साइट जो सिलेक्शन आप करेंगे कि वो आपके सर्जन एक बार आपको देखते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई इस जगह पे आपका फिस्टुला बन सकता है। वो आपके नसों की क्या स्थिति है, कैसी एनाटमी है, वैस्कुलर मैपिंग में क्या रिजल्ट आता है, उन सब पे निर्भर करता है। जैसा मैंने बताया, ये 1-1.5 घंटे की सर्जरी होती है, और इस सर्जरी में हम एक लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। एक सुन्न करने की एक सुई लगाते हैं। आप पूरी तरह होश में रहते हैं, आप सब चीज़ें सुन सकते हैं। आपको सुई लगाने का मात्र जो दर्द होता है थोड़ा सा वो दर्द होगा, उसके बाद वो एरिया सुन्न हो जाता है। फिर आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, केवल आपको ये महसूस होगा कि वहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, दैट्स ऑल। हम एक वेन चुनते हैं, यूजुअली इसको हम सेफेलिक वेन बोलते हैं, और एक आर्टरी चुनते हैं। वो आर्टरी या तो यहाँ पे एक आर्टरी कलाई के पास होती है जिसको रेडियल आर्टरी कहते हैं, या कोहनी के पास आर्टरी होती है जिसको ब्रैकियल आर्टरी कहते हैं। तो हम वेन को, सेफेलिक वेन को और आर्टरी से कनेक्ट कर देते हैं। उसके लिए हमें दोनों में कट लगाना पड़ता है, और फिर एक महीन धागे से हम उन दोनों को सिल के जोड़ देते हैं। जैसे ही हम आर्टरी और वेन को जोड़ते हैं, आर्टरियों में खून का दबाव ज़्यादा होता है और वेन्स में खून का दबाव कम होता है। तो आर्टरी से वेन में खून का प्रवाह तेज़ी से होने लगता है, और वो वेन में जो खून का प्रवाह होता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम फिस्टुला बनाते हैं, चाहे हमने कलाई में बनाई है चाहे कोहनी में बनाई है, वो खून का प्रवाह नीचे से ऊपर की तरफ होता है, मतलब कलाइयों से कंधों की तरफ वो प्रवाह होता है। इसलिए फिस्टुला बनाने के बाद डॉक्टर इनवेरिएबली आपको ये सलाह देते हैं कि इस हाथ में कोई भी ब्लड प्रेशर का कफ, कोई भी कसी हुई चीज़ नहीं बांधनी है, क्योंकि वो उस प्रवाह को रोकेगा। ठीक उसी तरह शुरुआती कुछ दिनों तक आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कोहनी को मोड़ कर रात में ऐसे सो न जाएं, क्योंकि उससे भी आपके खून का प्रवाह रुकेगा और आपका फिस्टुला बंद हो सकता है। कोई बैंड अगर बहुत टाइट बंधा हो, आपका फिस्टुला इस जगह पे है और यहाँ पे अगर बैंड बंधा हुआ है, या आपका फिस्टुला इस जगह पे है और आपने कोई टाइट स्लीव का ब्लाउज़ पहन लिया, या कोई टाइट थैला लटका लिया, या कुछ भी ऐसी कोई टाइट चीज़ आपने यहाँ पहन ली जिससे कि दबाव बन रहा है, तो आपका फिस्टुला का फ्लो रुक जाएगा और वहाँ थक्का बन जाएगा और वो फिस्टुला बेकार हो जाएगा। इस कारण से ये आपको जानना ज़रूरी है कि ये प्रवाह नीचे से ऊपर की तरफ होता है, और आपको किसी भी तरह की दबाव वाली चीज़ नहीं यूज़ करनी है। दूसरी, एक बार फिस्टुला बन जाने के बाद सर्जन आपको सलाह देते हैं कि आधे 1 घंटे के लिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रहें। किडनी के मरीजों में यूजुअली थोड़ा से खून पतला होता है, खून के बहने की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, और ऑपरेशन के बाद चूँकि हम खून की नसों का ही ऑपरेशन किया हुआ है, तो कई बार थोड़ा बहुत पट्टी के गीली होने का, हल्की बहुत ब्लीडिंग होने का ये चांस रहता है। आपको आधे 1 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखने को डॉक्टर कहते हैं। एक बार वो आधे 1 घंटे में देख लिया कि किसी तरह की पट्टी गीली नहीं हुई, पट्टी सूखी हुई है या बहुत हल्की फुल्की गीली हुई, तो डॉक्टर आपको घर जाने की सलाह देते हैं। तो ये एक आउट पेशेंट प्रोसीजर है, ओपीडी बेसिस पे भी किया जा सकता है, या बहुत ही शॉर्ट एडमिशन में, जिसको हम डे केयर प्रोसीजर कहते हैं, कि एडमिट हुए, ऑपरेशन हुआ और घर चले गए। चूँकि एक छोटी सी सर्जरी हुई है, आपको सर्जरी के बाद जब एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होगा तो थोड़ा बहुत दर्द होना स्वाभाविक है। आप पहले ही, डॉक्टर आपको कुछ पेन किलर प्रिस्क्राइब करेंगे। किडनी के मरीजों के लिए जो सेफ़ पेन किलर होते हैं, वो पेन किलर आप खा लें डॉक्टर की सलाह के अनुसार, और एक एंटीबायोटिक आपको दिया जा सकता है। वो एंटीबायोटिक 2-3 दिन का या 4 दिन का वो एंटीबायोटिक ले लें। इसके अलावा जो रूटीन दवाइयाँ आपकी चल रही हैं, वो दवाइयाँ आपकी चलती रहेंगी, जैसा कि आपके किडनी के डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। कई बार घर पहुंच के भी पट्टी थोड़ी बहुत गीली हो जाती है, बिल्कुल ना घबराएं। थोड़ी बहुत गीली है तो आप पट्टी को घर पे ही चेंज कर लें या आसपास किसी हॉस्पिटल में चेंज करवा लें। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि पट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो रही है या कुछ ब्लीडिंग ज़्यादा ही हो रही है, तो आप अपने सर्जन से कांटेक्ट करें।
इन केस कभी ऐसा होता है कि ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है, जो आपको समझ में आ रहा है कि ये ब्लीडिंग तो कुछ सीधा ऐसा लग रहा है कि नसों से ही आ रही है, तो बेहतर होगा कि आप उस ब्लीडिंग को अंगूठे से दबा लें, उस पॉइंट को, और सीधा सर्जन के पास पहुंच जाएं। पर ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि सर्जरी के दौरान ही एज अ सर्जन हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि किसी तरह का ब्लीडिंग रह न जाए। पूरी तरह से हीमोस्टेसिस या खून को पूरी तरह से बहाव रुकने के बाद ही हम इंश्योर करते हैं कि अब मरीज़ घर जा सकता है। ऑपरेशन के 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद मरीजों को कॉमनली हाथ में स्वेलिंग आ जाती है, थोड़ी सी सूजन आ जाती है। ऑपरेशन से डिस्चार्ज करते समय हम मरीजों को यूजुअली यह सलाह देते हैं कि आप हाथ को थोड़ा सा एलिवेट करके रखिए, थोड़ा सा हार्ट के लेवल से एक तकिया या 2 तकिया लगा के हाथ को ऊपर करके रखिए। वो सूजन आना, वो स्वेलिंग बहुत स्वाभाविक है, उसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आर्टरी और वेन को जब हम कनेक्ट करते हैं तो वेन में जो खून का दबाव कम था वो अचानक थोड़ा बढ़ जाता है, और उस वजह से जब खून का दबाव वेन में बढ़ जाता है तो हाथों में स्वेलिंग आ जाती है। एक्सरसाइज की शुरुआत यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं एवी फिस्टुला जिन मरीजों का हुआ है कि आप कोई स्माइली बॉल लेकर, या कुछ डिवाइसेस आते हैं जिससे कि आप हाथ की एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो वो एक्सरसाइज आप सर्जरी को एक बार 48 घंटे हो जाते हैं उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। यह एक्सरसाइज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपके हाथों में खून का फ्लो बढ़ता है, और जितना खून का बहाव आपके हाथों में बढ़ेगा उतना फिस्टुला में बहाव बढ़ेगा, और फिस्टुला में बहाव जितना बढ़ेगा आपकी जो वेन है वो उतनी मैच्योर होगी, वो उतनी बड़ी होगी, और उसके बड़े होने से आपका जो डायलिसिस है उतनी आसानी से हो सकेगा। शुरुआती पीरियड में, ऑपरेशन के बाद के हफ्ते 2 हफ्ते का जो पीरियड होता है वो सबसे क्रूशियल होता है फिस्टुला की वेन्स को डेवलप करने के लिए। तो उस समय आप, जैसे मैंने बताया कि 48 घंटे एक बार हो गए सर्जरी को, तो डॉक्टर से एक बार सलाह लेकर और फिर आप एक्सरसाइज शुरू कर दें। जितना हो सके दिन भर में आप एक्सरसाइज करें, जितना एक्सरसाइज करेंगे आपका फिस्टुला उतना डेवलप होगा। जिन मरीजों की नसें बहुत पतली हैं, या डॉक्टर ने आपको सर्जरी के बाद बताया कि भाई आपकी नसें बहुत पतली थी, उन मरीजों को विशेषकर एक्सरसाइज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि उनकी पतली वेन्स को डेवलप होने में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा योगदान है। कभी कभार ऑपरेशन के 4 दिन बाद, 6 दिन बाद कई मरीज़ नोटिस करते हैं कि थोड़ी स्वेलिंग आ गई है, ऑपरेशन की जगह पे जो स्टिचेस लगे हुए हैं वहाँ पे थोड़ी सी सूजन आ गई है। कई बार वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, या सीरम कहते हैं हम उसे, या कभी कभी खून थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है। हम ऐसे मरीजों को रिकमेंड करते हैं कि अगर सूजन बढ़ रही है या सूजन में बहुत दर्द है तो आप एक अल्ट्रासाउंड करवा लें, ताकि पता चल जाए कि वो सूजन एग्जैक्टली क्या है। और अगर सूजन हल्की फुल्की है, थोड़ी बहुत है, और समय के साथ कम होती हुई लग रही है, तो चिंतित ना हो, वो अपने आप धीमे धीमे सूख जाएगी। टाँके कटवाने का यूजुअली 2 से 3 हफ्तों के बाद हम टाँके कटवाने की सलाह देते हैं। किडनी के मरीजों में बहुत मरीज़ डायबिटिक भी होते हैं, और कई मरीजों की जनरल कंडीशन जो है, हीलिंग पावर है, वो बहुत पुअर होती है, घाव भरने की क्षमता। इसलिए कई बार हम टाँके कटने का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ाकर भी बताते हैं मरीजों को, कई बार 3 हफ्ते, कई बार महीने भर भी हम टाँके रहने देते हैं। तो इसलिए जब 2 हफ्ते हो जाएं तो आप एक बार सर्जन से मिलें, उन्हें टाँके दिखाएं, और अगर आपको लगता है कि सर्जन को लगता है कि टाँके हील हो चुके हैं, अब टाँके काटे जा सकते हैं, तो ही टाँके कटवाएं। अगर आप प्रीमैच्योरली, समय से पहले टाँके कटवा लेंगे तो वो घाव खुल जाने का डर रहता है। किडनी के मरीजों में, जैसे मैंने बताया, हीलिंग पावर कम होती है, इसलिए इस बात का असेसमेंट सर्जन के ऊपर ही छोड़ें कि ये टाँके कब कटवाना है। एक बार जब आपका एवी फिस्टुला बन गया और आप अपना नियमित दिनचर्या में आ गए, आप एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं, अब डायलिसिस कब शुरू करनी है, ये निर्णय यूजुअली जो नेफ्रोलॉजिस्ट या जो किडनी के आपके ट्रीटिंग फिजिशियन हैं, वो आपके नसों की कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना मैच्योर हुआ है, उस पर निर्भर करता है। जैसे मैंने बताया, 3-4 हफ्ते से लेकर कई बार 2 महीने तक का समय लगता है। जब एक बार वो मैच्योर हो जाती है नस, उसके बाद डायलिसिस की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, और उसके बाद ही आपको जो कैथेटर लगा हुआ है गले में या जांघों में, उससे आपको निजात मिलेगी। इस कारण से कई बार मरीजों को जब फिजिशियन सलाह देते हैं कि आप फिस्टुला बनवा लीजिए, और मरीज ऑपरेशन के डर से फिस्टुला नहीं बनवाते, फिर क्या होता है कि ये जो आपको कैथेटर डालना पड़ता है डायलिसिस के लिए, वो कैथेटर जब तक आपका ये मैच्योर नहीं होगा तब तक वो कैथेटर डला रहेगा। उस कैथेटर की वजह से फीवर आता रहता है, इन्फेक्शन होता है,
तो अननेसेसरी बिना आवश्यकता के ही आपके प्रोसीजर में डिले होता है। इसलिए जब आपको डॉक्टर सलाह दें कि आप फिस्टुला बनवा लीजिए, तो वो क्या आपके भविष्य को, आपके फ्यूचर को देखते हुए सलाह दे रहे हैं, उसमें उनका कोई अपना निहित स्वार्थ नहीं है। तो आप जब भी आपको फिस्टुला बनाने की सलाह दी जाती है तो आप फिस्टुला बनवा लें। दूसरी एक बहुत कॉमन अवधारणा ऐसी है, ऐसा मिसबिलीफ है कि अगर फिस्टुला हमने बनवा लिया और हमारी किडनी नॉर्मल काम करने लगी, मान लीजिए महीने 2 महीने बाद हमारे यूरिन अच्छा आने लगा, तो वो फिस्टुला हमें नुकसान करेगा। अगर आपके हाथ में एवी फिस्टुला बना हुआ है तो वो सामान्यतया किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर वो वहाँ पड़ा भी रहे, वो बना हुआ वहाँ रहता है, तो उससे आपको कहीं कोई नुकसान नहीं है। केवल कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस का मतलब है कि आप इस हाथ से ब्लड सैंपल नहीं निकलवा सकते और कोई मेजर चोट ना लग जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर चोट लगेगी तो उसमें ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा उस फिस्टुला से आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो अगर भविष्य में फिस्टुला आपको फिस्टुला की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो उस फिस्टुला को बंद भी किया जा सकता है। छोटे से ऑपरेशन से उसको आसानी से बंद किया जा सकता है। तो फिस्टुला बनवाने में कोई ऐसा संकोच करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ऐसा बड़ा ऑपरेशन है या बहुत इसमें रिस्क है। छोटा सा ऑपरेशन है, और अगर फिस्टुला आपका काम नहीं भी आता तो उससे कोई नुकसान नहीं है। सारे फिस्टुला के मरीज़, जब फिस्टुला बन गया, आपकी नसें मैच्योर हो गई हैं और आप डायलिसिस करवाने के लिए जा रहे हैं, चूँकि आजकल हर ज़िला अस्पताल में छोटे छोटे जगहों पे भी डायलिसिस सुविधा उपलब्ध है। आपको, जैसा मैंने बताया था कि सर्जन चुनते समय सावधान रहना चाहिए। डायलिसिस के लिए जो टेक्नीशियन आपकी डायलिसिस कर रहे हैं, उन टेक्नीशियनों का भी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसे टेक्नीशियन जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होता वेन को कैसे प्रिक करना है, वेन में सुई कैसे डालनी है, अगर उन्होंने 3-4 प्रिक कर दिए ब्लाइंडली, अच्छे से नहीं किया, तो वहाँ पे खून इकट्ठा हो जाता है, हेमाटोमा हो जाता है। कई बार खून नसों में सूजन आ जाती है, जिसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। और कई बार आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, उसमें दबाव बनाना पड़ता है और आपका फिस्टुला बंद हो जाता है। अच्छे टेक्नीशियन, अनुभवी टेक्नीशियन का चुनाव एवी फिस्टुला को लंबे समय तक चलने में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो किसी ऐसे सेंटर पे जहाँ पे कि रेगुलर डायलिसिस होती हो और जहाँ पे कि अनुभवी टेक्नीशियन है जो सैकड़ों मरीजों की डायलिसिस करते रहते हैं, ना केवल वो आपके एवी फिस्टुला को ज़्यादा अच्छी तरह से केयर कर पाएंगे, उसको प्रॉपरली उसमें सुई प्रिक करके डायलिसिस कर पाएंगे, बल्कि वो आपको कई तरह के इन्फेक्शनों से भी बचा के रखेंगे। तो अनुभवी टेक्नीशियन से ही आपको डायलिसिस करवाना है। कई बार एवी फिस्टुला के मरीजों में, जिनको 2 साल 3 साल या और उससे ज़्यादा हो गए हैं डायलिसिस करवाते हुए, कई जगह सूजन आ जाती है। अगर थोड़ी छोटी सी सूजन है तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर सूजन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है या अगर सूजन में दर्द हो रहा है आपको, तो निश्चित रूप से कोई चिंता की बात है, आपको वैस्कुलर सर्जन को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। उसी प्रकार कई बार कोई सूजन आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, कोई जो टेक्नीशियन अनुभवी नहीं है, कई बार उस सूजन में सुई प्रिक कर देते हैं और वो एक बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। आपको वहाँ हेमाटोमा हो सकता है, खून इकट्ठा हो सकता है, या कई बार वो नस वहाँ से फट सकती है अगर कमज़ोर हो तो इस कारण से आप जहाँ पे स्वेलिंग है, जो सूजन आ रही है अगर किसी जगह पे, तो वहाँ प्रिक करवाने से बचें। जो सावधानियाँ आपको रखनी हैं एवी फिस्टुला बनवाने के बाद, जिन मरीजों का एवी फिस्टुला जिस भी हाथ में बना हुआ है, चाहे दाएं हाथ में या बाएं हाथ में, उस हाथ को में ब्लड प्रेशर का कफ नहीं बांधना है, ब्लड प्रेशर नहीं लेना है उस हाथ में। कोई भी सैम्पलिंग, कोई भी नीडल चुभो के उसमें से सैंपल लेना, ब्लड सैंपल लेना, उस हाथ से अवॉइड करें, उस हाथ से नहीं लेना है। उस हाथ को मोड़कर लंबे समय तक ना सोएं, उसी करवट लंबे समय तक ना सोएं, नहीं तो वो फिस्टुला बंद हो सकता है। कोई मेजर इंजरी या मेजर चोट ना लगे, इसका थोड़ा सा एहतियात रखें। अगर कोई कट लग जाए तो उसमें से ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, क्योंकि इधर वेन में प्रेशर्स ज़्यादा है। और अगर कभी ऐसी ब्लीडिंग हो तो उस जगह को दबाकर और फिर तुरंत आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। जिन मरीजों का आगे किडनी ट्रांसप्लांट होना है या जो मरीज सोच रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट करने के बारे में, उन मरीजों के लिए भी, चूँकि डोनर की व्यवस्था होने में, क्रॉस मैचिंग होने में बहुत तरह के
वर्कअप लगते हैं, बहुत तरह की जांचें होती हैं, तो कई बार उसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो उन मरीजों के लिए भी बेहतर है कि आप समय से फिस्टुला बनवा लें, और जब आपके ट्रांसप्लांट हो जाता है तो ट्रांसप्लांट होने में फिस्टुला होने से किसी तरह का कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और आपका अगर ट्रांसप्लांट हो जाता है और आप अच्छा नॉर्मल आपकी किडनी फंक्शनिंग हो जाती है, तो आप किसी भी समय आके फिस्टुला को बंद करवा सकते हैं। वो आधे घंटे का एक छोटा सा प्रोसीजर है, जिसमें आप फिस्टुला को हमेशा के लिए बंद करवा सकते हैं। आज की वीडियो में हमने आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, एवी फिस्टुला के बारे में जाना। फिर ले चलूँगा मैं आपको किसी नई स्वास्थ्य यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार।